और आज हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 8 के बारे में, जो कि हिंदी की बुक से है और 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के जो भी विद्यार्थी हैं उनके लिए ये एक पोयम है, एक कविता है जो उनकी बुक में दी हुई है। और पोयम का नाम है चंद्रग्रहण से लौटती बेर। हम कई बार कहीं घूमने जाते हैं या अपने गांव जाते हैं तो हमने गांव की खूबसूरती को ज़रूर देखा होगा। वहाँ पर खुले खुले खेत होते हैं, झूमती वहाँ पर फसलें होती हैं। फसल हिल रही होती है, झूम रही होती है हवा के झोंके के लगने पर। लहलहाते यानी कि ऊपर तक तालाब भरे हुए होते हैं और उन तालाबों में शाम के समय, रात के समय एक चमकती चांदनी सी नज़र आती है। चमकती चांदनी का अर्थ है कि वहाँ पर चांद का प्रकाश उस तालाब पे पड़ता है तो एक चमकती चांदनी सी वहाँ पर नज़र आती है। चहकते पक्षी और प्रकृति के अनेक सुंदर दृश्य हमारे मन में हलचल मचाते हैं। हमें देखकर बहुत ज़्यादा आनंद आता है। इसे देखने के बाद सामान्य व्यक्ति कुछ वक्त बाद उन सभी चीज़ों को भूल जाता है, लेकिन कवि के देखने में और एक सामान्य व्यक्ति के देखने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। कवि किसी भी चीज़ को जब वो देखता है तो उसका सूक्ष्म अवलोकन करता है और उन दृश्यों को अपने शब्दों में पिरो लेता है। शब्दों के माध्यम से वो उस खूबसूरती को अपने शब्दों में बयां कर पाने में सक्षम होता है। ये ऐसे पिरो लेता है जिससे पाठक जो पढ़ रहा है और श्रोता जो सुन रहा है, तो पाठक और श्रोता दोनों ही आनंदित हो उठते हैं। दोनों को ही बहुत ज़्यादा आनंद का अनुभव होने लग जाता है। आपने और हमने भी कई बार अपने खेतों के अंदर फसलें देखी होंगी, गांव में पोखर भी देखे होंगे और वसंत का आनंद भी हमने ज़रूर लिया होगा। लेकिन कवि जिस तरीके से, जिस ढंग से इन दृश्यों को उतारता है वह बिल्कुल निराला होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। ऐसा निराला कि जब हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो सारी चीज़ें हमारे सामने भी हो रही हैं जो उस कवि के सामने हुई थी। यहाँ पर ये जो कविता है चंद्रग्रहण से लौटती बेर, ये भी इसी प्रकार की एक कविता है जहाँ पर एक कवि चंद्रग्रहण नाम के एक गांव से वापस आता है और एक जगह खेत में बैठकर वो सभी दृश्यों को देखता है और देखने के बाद वो उसके बारे में अपने अनुभव साझा करता है। कवि कहता है, देख आया मैं चंद्रग्रहण, देख आया मैं चंद्रग्रहण, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का। सज कर खड़ा है। फिर कहता है कि पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली। इसके बाद कहता है कि देह की पतली कमर की लचीली है। ये अलसी की बात कर रहा है यहाँ पे कि देह की पतली और कमर की लचीली है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और सरसों की ना पूछो हो गई है सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। इसके बाद कहते हैं कि फाग गाता मास फागुन, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे, देखता हूँ मैं संयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर
व्यापारिक नगर से प्रेम की भूमि उपजाऊ अधिक है और पैरों के तले है एक पोखर। उठ रही है इसमें लहरियां, नील तल में तो उगी है घास भूरी, ले रही है वह लहरियां। एक चांदी का सा बड़ा गोल खंबा आंख को है चमकाता, है कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। इसके बाद कहता है कि चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निंद्रा त्यागता है। चट दबाकर चोंच में नीचे गले में डालता है एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया, श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। केदारनाथ अग्रवाल के द्वारा इस कविता को लिखा गया है और अब हम इस कविता को समझ लेते हैं। वैसे तो ये कविता आपको कुछ हद तक समझ में पहले ही आ चुकी होगी, लेकिन अब हम एक बार फिर से इस कविता को पढ़ के समझ लेते हैं। कविता के प्रारंभ की पंक्ति में कवि सूचना देता है कि मैं चंद्रग्रहण देखकर आया, और वो जो वहाँ से लौट रहा होता है तो वो खेत की मेड़ पर अकेला बैठा हुआ है, ये वो बता रहा है। और वो कहता है कि उसके आसपास के दृश्यों को वो देख रहा है। इससे पहले उसका ध्यान खेत में उगे हुए चने की ओर जाता है। चने का पौधा जो होता है वो आकार में बहुत छोटा होता है और चने में गुलाबी रंग के फूल उस समय आए हुए हैं, और कवि को लगता है कि ये छोटे कद का बित्ते भर का चना, यानी कि बहुत छोटा सा चना, अपने सिर पर कैसे गुलाबी पाग यानी कि गुलाबी पगड़ी बांधकर सजे सवरे दूल्हे सा खड़ा है। यहाँ पर कवि पेड़ पौधों को मनुष्य के जीवन में होने वाले जो कार्यक्रम होते हैं उनसे जोड़कर बताने का और दिखाने का प्रयास करता है। वो इसको देख पाता है और कहता है कि कैसे सजे सवरे दूल्हे सा खड़ा है। इसके बाद वो बताता है कि चना और अलसी, अलसी एक प्रकार का पौधा है, और अलसी का जो पौधा होता है वो बहुत दुबला पतला होता है और बहुत ज़्यादा लचीला होता है, और उसके लचीले होने की वजह से वो हवा में हिलता डुलता रहता है। यहाँ पर कविता में अलसी के 3 विशेषण भी दिए हुए हैं जो कवि बताता है। सबसे पहला विशेषण बताता है कि वो बहुत ज़्यादा हटीली है। दूसरा विशेषण है कि उसकी जो देह है, उसका जो शरीर है वो पतला है, और तीसरा विशेषण है कि उसकी कमर जो है वो लचीली है। वह पतली होने के कारण हिलती तो रहती है लेकिन वापस फिर तन के दोबारा से सीधी खड़ी हो जाती है, और इसी विशेषण के कारण उसे हटीली कहा गया है। इसके सिर पर कुछ बड़े गोल आकार की डोंडियां होती हैं जो फूलती हैं बाद में, और उन्हीं डोंडियों में बीज बनता है। अलसी का जो फूल होता है वो नीले रंग का होता है, और अलसी को देखकर कवि को लगता है कि ये दुबली पतली जो लड़की है वो मचलती हुई भी उसको नज़र आ रही है, और वो कहता है कि वो कुछ ऐसा कह रही है कि जो मुझे छू लेगा मैं उसे अपना हृदय दे दूँगी। कहती है उसे अपना हृदय दे दूँगी, उससे प्यार करने लगूंगी और उसी की हो जाऊंगी। और कवि इसके माध्यम से ये भी बताना चाहता है कि वो हटीली तो है, लेकिन हटीली होने के बावजूद
वो प्यार के लिए ललायित है। और वो सरसों की बात करता है, और सरसों की बात करते हुए वो कहता है कि सरसों की ना पूछो। जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि सरसों की ना पूछो, या उस आदमी की ना पूछो, या जैसे इस किताब के अंदर दिया हुआ है कि शोभा की ना पूछो, उसकी तो कुछ बात ही और है, या शलभ की ना पूछो, उसके जैसा तो कोई है ही नहीं। वहां पर सरसों को वो विशिष्ट दिखाने का प्रयास करता है, एक अनोखा दिखाने का प्रयास करता है। कवि कहता है कि सरसों अब सियानी हो गई है, और सियानी होना के तीन अर्थ निकलते हैं। पहला अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति समझदार हो चुका है, उसको भी सयाना कहते हैं। दूसरा अर्थ निकलता है यौवन को पा लेना, यानी कि मैच्योरिटी के लेवल में आ जाना। और तीसरा होता है चतुर होना, जो हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर। लेकिन इस कविता में इसका इस्तेमाल यौवन के पा लेने को बताया गया है, जहाँ पर वो बोलता है कि वो विवाह योग्य हो गई है, और इसीलिए उसने अपने हाथ जो हैं वो पीले कर लिए हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि एक मुहावरा भी है जिसका अर्थ है शादी कर लेना। हाथ पीले कर लेना मतलब शादी कर लेना, क्योंकि सरसों जब फूलती है, उसमें जब फूल आते हैं तो पूरा खेत जो होता है वो पीला हो जाता है। तो पीले सरसों का ऐसा लगता है जैसे वहाँ पर ब्याह के मंडप में पधार चुकी है, क्योंकि ब्याह का मंडप भी कुछ पीला पीला सजाया जाता है। इसके बाद कहता है कि वहाँ पर गुलाबी साफा यानी कि पगड़ी बांधे हुए चना पहले से ही बैठा हुआ है, विवाह की हलचल चल रही है, और फागुन का जो महीना होता है वो फाग गाता हुआ आ पहुँच रहा है, यानी कि वो भी उस शादी में आ चुका है, उस ब्याह में आ चुका है। वो फाग का गाना गाता है, चने का सजना, सरसों का हाथ पीला करना, इन सब में एक दूसरे का हो जाने की ललक दिखाई देती है। इस पूरे दृश्य में कवि जो है, कवि एक स्वयंवर, उसको ऐसा लगता है जैसे एक स्वयंवर हो रहा है, सरसों का एक स्वयंवर। जिस प्रकार माँ विवाह मंडल में कन्या के ऊपर स्नेह भरे आंचल की छां करती है, उसी प्रकार प्रकृति जो है वहाँ पर माँ की भूमिका निभा रही है, और प्रकृति का अनुराग भरा आंचल हिल रहा है। इसी के साथ कवि यहाँ पर एक बात और बोलता है। वो कहता है किसी ग्रामीण अंचल में किसी नगर की अपेक्षा बहुत ज़्यादा प्यार होता है, यानी कि नगर के मुकाबले अगर आप किसी गांव में देखो तो वहाँ पर प्यार भरा वातावरण ज़्यादा होता है। नगर तो जो है वो व्यावसायिक होता है, व्यावसायिक नगरों में प्यार कम उपजता है। दूसरे अंश में कवि को नीचे एक तालाब दिखाई देता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें, लहरियाँ उठ रही हैं। पोखर का तल जो है वो नीला है, जिसमें भूरे रंग की घास है वो उग रही है, और भूरे रंग की घास तालाब की लहरों में डोल रही है। तालाब की लहरों में घास है, और घास पानी के बहाव से डोल रही है। साँझ होने क्या आई है, यानी कि शाम होने को आ चुकी है। साँझ का मतलब शाम से है, और यहाँ पर शाम होने को आई है, और तालाब की सतह पर चांद का प्रतिबिंब चमक रहा है, और उसी की चमक आंखों को चौंधिया दे रही है, यानी कि इस प्रकार की चमक है जिससे आंखें विचलित हो जाती हैं। तालाब या पोखर हिलते जल में चांद का प्रतिबिंब उसकी गहराई का बोध कराता है, जबकि शांत जल में वह एक गोला सा लगता है। तालाब या पोखर में जो जल हिलता रहता है, वहाँ पर चांद का प्रतिबिंब भी हिलता रहता है, और वहाँ पर उससे ऐसा प्रतीत होता है जिससे कि उसकी गहराई का भी बोध कराता है। लेकिन जब जल शांत होता है तो वहाँ पर चांद भी हमें एक मात्र गोल सा नज़र आता है, जहाँ पर जब पानी नहीं हिल रहा है तो वहाँ पर चांद एक स्थिर रहता है और मात्र गोल सा नज़र आता है।
लहरों वाले तालाब में किरणों के फिसलने से उसमें लंबाई प्रतीत होती है, इसलिए कवि उसको चांदी का बड़ा सा गोल खंभा कहते हुए इसकी कल्पना करता है। कविता के आगे की पंक्तियों में तालाब के कुछ और दृश्य भी कवि का ध्यान खींचते हैं, जैसे कि एक बगुला है जो अपने टांगों को पानी में डुबाए हुए वो ध्यानमग्न सोया हुआ सा खड़ा है, शांत है और ध्यानमग्न होके वो खड़ा है। वो सचेत है, वो जगा हुआ है, परंतु उसको देखने पे ऐसा लगता है जैसे वो सो रहा हो। पर जैसे ही उस पर जैसे ही कोई चंचल मछली उसको दिखाई देती है, वो तुरंत उसको लपक के गटक जाता है। फिर इसके बाद कवि बताता है कि एक काले माथे वाली एक चालाक चिड़िया भी अपने सफ़ेद पंख फैलाकर तालाब की सतह पर आती है और पानी के भीतर से एक उजली सफ़ेद मछली को अपनी पीली चोंच में दबाकर आकाश में उड़ जाती है। कवि चालाक चिड़िया के माध्यम से समाज में जी रहे उन लोगों के बारे में बताना चाहता है जो कपटी होते हैं, चालाक होते हैं और धूर्त होते हैं, जो दूसरे लोगों का शोषण करते हैं, किंतु इनकी अधिकता नहीं है। विशेषतः यहाँ पर बात प्रकृति का प्यार भरा रूप अधिक आकर्षक दिखाई पड़ता है। कविता में दो दृश्य दिखाई दे रहे हैं। पहला जिसमें चना, अलसी, सरसों सब प्रेम के ओतप्रोत हैं। दूसरा दृश्य पोखर का है जिसमें बगुला, चिड़िया, पत्थर आदि सब नजर आते हैं। इसमें शोषक भी आता है, चालाक भी आता है और हृदयहीन व्यक्तियों के प्रतीक नजर आते हैं। कविता के अंत में वो एक बात और बताने का प्रयास करता है कि ग्रामीण पृष्ठभूमि में प्यार ज़्यादा होता है, वहाँ पर प्यार ज़्यादा पनपता है और वहाँ एक दूसरे का हो जाने की तमन्ना होती है और वहाँ पर स्नेह होता है, प्रेम होता है और सौहार्द होता है।